सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की नई सीरीज के साथ। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक नई सीरीज़ प्रारंभ करेंगे। उसमें जो फर्दर टॉपिक्स हैं हमारे, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे पर्सनैलिटी हो, ठीक है, और भी फर्दर टॉपिक्स हैं, एजुकेशन कमीशंस वगैरह, इन सब के हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, क्या प्रीवियस ईयर्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं उन सबको हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी की आज पहली कक्षा में हम आपसे मिल रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैं कंपाइल करके लाया हुआ हूँ आप लोगों के साथ समक्ष। ये सेट 1 है, हो सकता है इसका सेट 2, 3, 4 भी आए। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्योंकि काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है उसको करने में काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी मेहनत के बाद आपके समक्ष ये जो सीरीज़ है ये प्रस्तुत है ना। तो ये जो सीरीज़ है अभी फ़िलहाल ये 50 क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आवर है पूरा ये। ठीक है, 50 मार्क्स यानी 50 क्वेश्चंस आपको इसमें ये मिलेंगे। ठीक है, और ये जो एक्चुअली ये सीरीज़ है वो इंग्लिश में ही डेवलप की गई है, इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस हैं, बट इसको मैं हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस को यहाँ इंग्लिश में फ्रेम किया गया है, बट हिंदी में भी मैं उसको ट्रांसलेट करके अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सभी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, ठीक है, CTET हो, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये फुल्ली ऑथेंटिक है और बेस्ट यूज़ होने वाला है इस चीज़ का। अगर आप ठीक से इसका यूटिलाइज़ करें, आपको पता चलेगा जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है वो किस हिसाब से की जा रही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस की इन सीरीज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का हम। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, जो आपका विकास है, अगर हम बाल विकास की बात करें तो जो विकास है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन है प्री चाइल्डहुड स्टेज, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम इन्फेंसी, तीसरा है प्री नेटल स्टेज, चौथा है आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो पूर्व बाल स्तर, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम इन्फेंसी यानी शैशवावस्था से, तीसरा है प्री नेटल स्टेज यानी गर्भावस्था बोल सकते हैं आप, और चौथा ऑप्शन है आपका आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड यानी बालक के जन्म के बाद। तो क्या सही उत्तर है? डेवलपमेंट कहाँ से प्रारंभ हो जाता है बालक का? जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा प्री नेटल स्टेज। ठीक है, कई लोग कह रहे होंगे भाई आफ्टर बर्थ। जी नहीं, बिल्कुल गलत, आफ्टर बर्थ नहीं। जब बालक अपनी माता के गर्भ में रहता है तभी से उसका जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है, अर्थात प्री नेटल स्टेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि माता के गर्भ में भी उसका विकास होता रहता है। ठीक है, उसकी जो मसल्स हैं, बोन्स है, हार्ट है, ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज़ डेवलपमेंट का ही पार्ट है ये पूरा का पूरा। ठीक है, आफ्टर बर्थ भी डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन जो स्टार्ट अगर की बात करेंगे, स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है विकास, तो प्री नेटल स्टेज आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। जस्ट 1 सेकेंड। ओके डन। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए कुछ विकास जो है बाल विकास के कुछ पर्टिकुलर सिद्धांत हैं। ठीक है, जो आप अपने डाइट में, JBT में या B.Ed में आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो उसी को आप अप्लाई करने का टाइम आ गया है। इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कौन सा सिद्धांत नहीं है बताना है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है विशिष्ट से सामान्य की ओर का सिद्धांत, तीसरा कह रहा है एकीकरण का सिद्धांत, और चौथा कह रहा है निरंतरता का सिद्धांत। जी हाँ, आधे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आप पूछेंगे कैसे? जी हाँ, मैं बताता हूँ। जो आपका विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है।
ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्लियर है। पहले देखिए सामान्य विकास होगा, फॉर एग्जांपल आपका पहले हाथ, कोई भी सामान आप उठाते हैं तो पूरा, जो बालक को देखा होगा, तो बालक पूरी कोहनी लगा देता है, अपना पूरा हाथ लगा देता है। फॉर एग्जांपल उसको अगर पेंसिल भी उठानी है ना तो 2 उंगलियों, 3 उंगलियों का प्रयोग नहीं करेगा, वो पूरी अपनी कोहनी से लुढ़कते हुए हाथों का प्रयोग करेगा पूरा, है ना। लेकिन फर्दर वो डेवलप होता आगे बढ़ता है, ठीक है, तो स्पेसिफिक वो अपनी हाथों की उंगलियों का प्रयोग करने लग जाता है ना, जिसे फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत भी रखा जाता है। ठीक है, अगर पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है तो वहाँ ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा, है ना। अगर उंगलियों का स्पेसिफाई प्रयोग कर रहा है तो फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। अभी आगे इस पे भी आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी यही अपना आंसर हो जाएगा। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड इन विच स्टेज। ठीक है, जो आपकी शारीरिक वृद्धि है वो किस स्टेज में रैपिड होती है, यानी बहुत तीव्र होती है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि किस स्थिति में, किस स्टेज में सबसे तीव्र होती है, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार। पहला ऑप्शन है आपका इन्फेंसी यानी शिशुअवस्था, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड यानी जो बाल्यावस्था है उसके बाद की स्थिति, तीसरा ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है एडोलसेंस यानी कि क्या, जी हाँ, किशोरावस्था। क्या सही उत्तर है आपका? फिजिकल ग्रोथ अर्थात शारीरिक वृद्धि इनमें से किस स्थिति में सबसे तेज होगी? जी हाँ, ये होगी आपकी इन्फेंसी में। इन्फेंसी यानी क्या? शेष अवस्था। ठीक है, शेषवावस्था, शेषावस्था। ठीक है, ये इस पे मेनली 0 से 2 साल के बीच में होती है। ठीक है, इसमें जो आपकी शारीरिक वृद्धि है बड़ी तीव्र गति से होती है। ठीक है, बालक की फिजिकल ग्रोथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। और मैं एजेस की बात करूँ अगर, तो आपका यहाँ अर्ली चाइल्डहुड है। देखिए अगर सिर्फ चाइल्डहुड की बात करूँ मैं, तो चाइल्डहुड माना जाता है 3 से 12 साल या तो 3 से 13 साल, ऐसा मान के चलते हैं, है ना। लेकिन अगर अगर अर्ली चाइल्डहुड मैं बोलूँ तो अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या होगी? अर्ली चाइल्डहुड की एज होती है 3 से 6 साल। ठीक है, और लेटर चाइल्डहुड की क्या होगी? पहले मिडल देख लेते हैं, 6 से 9 देखेंगे आप, मिडल होगी। ठीक है, उसके बाद 9 से 12 देखेंगे आप तो लेटर चाइल्डहुड होगी। क्लियर? चाइल्डहुड भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, अर्ली, मिडल और लेटर, तीनों की एजेस मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एडोलसेंस आपको पता ही है, फर्दर 12 से 18 तक या 19 तक जो भी है, या 13 से 18 तक। ठीक है, स्पेसिफाई ऐसा माना जाता है। क्लियर है? चलिए इस संदर्भ में आगे भी और भी प्रश्न देखेंगे अभी हम। तो इसका उत्तर आपका शेषावस्था, इन्फेंसी पहला वाला हो जाएगा। क्लियर है? फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में होती है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अर्थात इनमें से कौन सा आंतरिक फैक्टर नहीं है, आंतरिक तत्व नहीं है विकास का, है ना। पहला ऑप्शन है हेरिडिटरी फैक्टर अर्थात वंशानुगत कारक, दूसरा है इंटेलिजेंस फैक्टर अर्थात बुद्धि कारक, तीसरा है सोशल नेचर फैक्टर, है ना। मूल प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा होगा आपने, मैकडोगल की मूल प्रवृत्ति, है ना, सोशल नेचर, उससे ही संबंधित है थोड़ा थोड़ा ये। ठीक है, चलिए मैं आंसर की ओर ही आ रहा हूँ अब तो चलिए अगला है टेक्निकल फैक्टर। ठीक है, अर्थात तकनीकी कारक। तो कौन सा जो है आंतरिक कारक नहीं है विकास का, अगर मैं बोलूँ सीधा सीधा तो? जी हाँ, ये तो काफ़ी आसान प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए, है ना। देखिए टेक्निकल कारक नहीं है, टेक्निकल का आंतरिक से कोई संबंध ही नहीं है ना। हेरिडिटरी आपकी आंतरिक है। ठीक है, माता पिता से आपको हेरिडिटी वंशानुक्रम में जो भी प्राप्त होता है। इंटेलिजेंस आपकी आंतरिक है। ठीक है, सोशल नेचर, थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ लोग, सोशल नेचर फैक्टर कैसा आ गया भाई इधर? जो सोशल नेचर फैक्टर है ना वो भी आंतरिक है। ठीक है, जो आपका सोशल, देखो एक होता है सोशल इंटरेक्शन, अगर सोशल इंटरेक्शन की बात करोगे तो वो तो एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा। ठीक है, बाह्य में आ जाएगा। ठीक, लेकिन सोशल नेचर फैक्टर की बात करोगे तो वो आपका इंटरनली होता है। ठीक है, तो ये आंतरिक कारक ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहरहाल इसका जो उत्तर है वो टेक्निकल फैक्टर है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर आपका नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द टर्बुलेंट नेचर ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, इनमें से जो टर्बुलेंट नेचर ऑफ एडोलसेंस है, अर्थात जो किशोरावस्था है उसमें जो उग्र की स्थिति आती है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कारक उसका नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है डीलिंग विद सडन फिजिकल चेंजेस, अचानक से जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उससे उसके संबंध में। देखिए पहला तो हो नहीं सकता, ये तो होता है भाई, ठीक है, सडन फिजिकल चेंजेस होते हैं तो उसके कारण होता है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे डीलिंग विद अप्स एंड डाउन्स ऑफ इमोशंस, बिल्कुल ठीक, ये भी होता है ना, अप्स एंड डाउन्स इमोशंस होते हैं, हमें पता है, स्टेनले हॉल का नाम सुना होगा आपने, जस्ट वन सेकेंड, ओके, स्टेनले हॉल का नाम सुना होगा। ये जो है कहते हैं जो किशोरावस्था है वो तूफान की अवस्था है, ठीक है, फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो डेफिनेशन भी याद रखना, कई बार आ जाती है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है टू कनेक्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कुछ समझ में नहीं आया भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, फिलहाल इस पर भी देखेंगे अभी। पार्टनर एंड अडल्ट प्रेशर, बिल्कुल सही, पार्टनर एंड अडल्ट प्रेशर आता है ना एडोलसेंस में। लेकिन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला ये जो ऑप्शन है ये अलग ही जा रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से आपने भी आंसर पहले चूज़ कर लिया होगा, तो यही इसका आंसर होगा, टू कनेक्ट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पर नहीं है रीज़न, ठीक है, फॉर टर्बुलेंट नेचर ऑफ एडोलसेंस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सेफालोकोडल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज, देखिए डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, सेफालोकोडल, वो क्या कहता है, ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में इसको सपादोमुखी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। पहला है ऑप्शन टॉप टू बॉटम, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। दूसरा है सेंटर टू आउटवर्ड, अर्थात आंतरिक से बाहर की ओर। तीसरा आउटवर्ड टू सेंटर, अर्थात बाहर से आंतरिक की ओर। चौथा है बॉटम टू टॉप, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो जो सेफेलोकोडल प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो क्या कहता है? जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा टॉप टू बॉटम की ओर, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ मैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सेफेलोकोडल, ठीक है। अब देखिए सेफेलोकोडल में होता क्या है, सेफेलोकोडल में हेड से टो की ओर, अर्थात पैर की ओर आपका विकास चलता है, ठीक है, ये सिद्धांत ये कहता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। यहीं पर एक प्रिंसिपल और बता दूं मैं, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की बात हो रही है, एक है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, शायद आगे देखने को मिले ये, ठीक है। ये क्या कहता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये है सेंटर टू आउटवर्ड, जो आपने ऑप्शन देखा ना दूसरा, जस्ट वन सेकेंड, ओके, सेंटर टू आउटवर्ड, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर। सेंटर टू पेरीफेरी भी बोलते हैं, सेंटर टू पेरीफेरी भी बोलते हैं, ठीक है, पेरीफेरी या पेरीफेरल, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये दो प्रिंसिपल है इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आते हैं और रिपीट होते रहते हैं ये, ठीक है, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सीधा टू द पॉइंट चलेंगे हम चीज़ों को लेकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, कह रहा है विकास के आयाम कौन कौन से हैं, इनमें से ये बताइए, ठीक है। आपके समक्ष चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, ठीक है, ये डोमेन है। स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, एंड इमोशनल अर्थात क्या, संवेगात्मक, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। हर किसी में देखिए तीन तीन नाम दिए हुए हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, है ना, संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। तीसरा कह रहा है सोशल, फिजिकल एंड इमोशनल, अर्थात सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक। चौथा कह रहा है साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड इमोशनल, अर्थात मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और संवेगात्मक। तो क्या है सही उत्तर? कुछ लोग कंफ्यूज हैं और कुछ लोगों ने कर लिया है। देखिए स्पिरिचुअल कोई भी आयाम नहीं है डेवलपमेंट का, ये ऑप्शन तो पहले निकल जाता है,
क्लियर, अध्यात्म में कोई भी आयाम नहीं है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन आ रहा है ना आपका साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, ये भी कोई आयाम नहीं है। ठीक है, आप पढ़ के आए होंगे। अब साइकोलॉजिकल यहाँ नहीं है तो यहाँ कैसे हो सकता है, ये भी नहीं है। क्लियर, एक ही ऑप्शन बचा आपका, ये वाला थर्ड वन, सोशल, फिजिकल एंड इमोशनल, ये सही उत्तर है आपका। सामाजिक आयाम, शारीरिक आयाम और संवेगात्मक आयाम। क्लियर, अभी गवर्नमेंट ने जो NEP 2020 निकाला है, ठीक है, उसमें भी इन तीनों पर बहुत इंपॉर्टेंट फोकस दिया गया है, स्पेशली इन अर्ली चाइल्डहुड, तो याद रखना है। ठीक है, सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे, स्पेशली सोशल, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, विच इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है डेवलपमेंट का, हम क्या चाह रहे हैं भाई, है ना, क्या प्राप्त होना चाहिए डेवलपमेंट के थ्रू हमें। पहला ऑप्शन सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, परिपक्वता एवं अनुभव। तीसरा है फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात शारीरिक विकास। चौथा है इम्प्रूव्स वंस एबिलिटी अर्थात एक व्यक्ति का स्वयं का अपनी योग्यताओं में विकास को इम्प्रूव करना, है ना, एबिलिटी अर्थात योग्यता को वृद्धि करना, इम्प्रूव करना, सुधारना। क्या है सही उत्तर, क्या चाह रहे हैं विकास से। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है डेवलपमेंट का। जी हाँ, ओके, कई लोगों का बिल्कुल सही अंदाज़ा है, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है। ठीक है, मैचुरेशन वर्ड भी आ सकता है कई बार, तो आप रेडी रहिए उसके लिए भी। ठीक है, मैच्योरिटी एंड मैचुरेशन दोनों एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग है लगभग। क्लियर है, तो ये आपका सही उत्तर है। क्लियर, चलिए, डेवलपमेंट को मैच्योरिटी से भी जोड़कर देखा जाता है, पढ़ा होगा आपने, एंड एक्सपीरियंस से भी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इमेजिनेटिव प्लेस गिवन प्रेफरेंस ओवर अदर प्लेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, जो कल्पनात्मक खेल होते हैं ना, अन्य खेलों के बजाय जो कल्पनात्मक खेल होते हैं उनको ज़्यादा तजव्वुज़ दी जाती है कि भाई जो कल्पनात्मक खेल है ना उनको ज़्यादा खिलाओ बालकों को। ठीक है, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये आपसे प्रश्न किया गया है। सबसे पहला कह रहा है फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात शारीरिक विकास का। दूसरा कह रहा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अर्थात बौद्धिक विकास का। तीसरा कह रहा है सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास का। चौथा कह रहा है संवेगात्मक विकास अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है सही उत्तर। कल्पनात्मक खेलों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं हम अन्य खेलों की बजाय, तो किसका उदाहरण है ये। जी हाँ, कई लोगों का गलत जाने वाला ये प्रश्न, पता है मुझे, है ना, सोशल डेवलपमेंट जा रहा होगा कई लोगों का, है ना। चलिए, संवेगात्मक भी लगा रहे होंगे कुछ लोग। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जिन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चुना है वो बिल्कुल सही है। क्लियर, बौद्धिक विकास, आप खुद सोचिए, जब आप कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, कल्पना करने में आपकी बुद्धि सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अर्थात बौद्धिक विकास सबसे सही उत्तर होगा यहाँ पर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विच टर्म इज रिलेटेड टू फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, यहाँ कह रहा है जो शारीरिक वृद्धि है उससे कौन सा शब्द सटीक रूप से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका क्वांटिटेटिव, ठीक है, अर्थात मात्रात्मक। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल अर्थात संप्रत्यात्मक। तीसरा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अर्थात गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। तीसरा है आपका क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक, है ना। तो क्या सही उत्तर है आपका, शारीरिक वृद्धि से कौन सा शब्द सटीक रूप से संबंधित है। जी हाँ, ओके, चलिए, यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है आपका वो है क्वांटिटेटिव। ये वर्ड आप माइंड में रख लीजिए, जब भी फिजिकल ग्रोथ की बात होगी या ग्रोथ की बात होगी तो ग्रोथ में केवल हम मात्रात्मक परिवर्तन देखते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस ही देखते हैं। ठीक है, जबकि अगर डेवलपमेंट की बात होगी, ठीक है, अगर डेवलपमेंट की बात होगी तो उसमें क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों ही चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर, क्योंकि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ग्रोथ, डेवलपमेंट के अंदर ही आता है ग्रोथ आपका।
क्लियर है? जो विकास है वो बृहत धारणा है बजाय की ग्रोथ के। वृद्धि एक संकुचित धारणा है, ठीक है, और जो विकास है वो बृहत धारणा है, इसका एरिया ब्रॉड है विकास का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड इज अ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए मैं पीछे बता के आया हूँ, आधे लोगों का उत्तर हो गया होगा क्वेश्चन को देखते ही, ठीक है, फिर भी मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपके समक्ष। पहला ऑप्शन है आपका एडोलेसेंस, ठीक है, अर्थात किशोरावस्था। दूसरा है चाइल्डहुड अर्थात बाल्यावस्था। तीसरा इन्फेंसी अर्थात शिशुअवस्था। चौथा है अडल्टहुड अर्थात प्रौढ़ावस्था। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, जैसे ही पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी, ठीक है, एडोलेसेंस आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स बोल लीजिए, विद्रोह बोल लीजिए, ठीक है, संशय बोल लीजिए, इन सभी अवस्थाओं का केंद्र है एडोलेसेंस। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट 1 सेकेंड, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक लर्न्स एवरी लेसन वेरी क्विकली। ओके, आगे कह रहा है नेहा टेक्स लॉन्गर टू लर्न दैम, इट डिनोट्स, है ना। कह रहा है जो अशोक नाम का एक लड़का है, बालक है, ठीक है, वो लेसन को जल्दी से सीख जाता है, पहला तथ्य। आगे कह रहा है जो नेहा है वो उसी तथ्य को सीखने में थोड़ा अधिक समय ले रही है, ठीक है। यह क्या दर्शाता है? ठीक है, विकास के माध्यम से यह आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है प्रश्न, ठीक है, प्रैक्टिकल रूप में, विकास का सिद्धांत का प्रैक्टिकल रूप में अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक टू जनरल, अर्थात विशेष से सामान्य की ओर। दूसरा जनरल टू स्पेसिफिक, अर्थात सामान्य से विशेष की ओर। तीसरा है इंडिविजुअल डिफरेंस, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता। चौथा है इंटीग्रेशन, अर्थात एकीकरण। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, अशोक जल्दी सीख जा रहा है लेकिन नेहा को टाइम लग रहा है सीखने में उसी चीज़ को। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिनका उत्तर व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो बिल्कुल सही है। और मुझे पक्का भरोसा है कि 75% से अबाव पर्सन ने ये आंसर चूज़ किया होगा, है ना। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है इंडिविजुअल डिफरेंस। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट, देखिए नॉट वर्ड को ज़रूर ध्यान रखिएगा, कई बार ये नॉट वर्ड ना एक नंबर अच्छे से लेके जाता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले तो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, इनमें से कौन सी वृद्धि की विशेषता नहीं है, पूछा। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, वृद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन डिनोट्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल है, ठीक है, अर्थात केवल शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है, बिल्कुल शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। ग्रोथ का मतलब ये अभी मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, ठीक है, जहाँ ग्रोथ आ गया तो शारीरिक वृद्धि अर्थात मात्रात्मक परिवर्तन। क्लियर? दूसरा ऑप्शन कह रहा है नॉट मेजरेबल, अर्थात मापा नहीं जा सकता, ठीक है, मात्रात्मक नहीं है, इस टाइप से कह रहा है ये, ठीक है, इस ऑप्शन को ध्यान रखिए। तीसरा कह रहा है डिनोट्स क्वांटिटेटिव चेंजेस, कि यह मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है, और हमें क्या बताना है कि सही नहीं है। डिनोट्स क्वांटिटेटिव चेंजेस अर्थात मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, ये तो बिल्कुल सही है। आखिरी कह रहा है नॉट डिनोट्स द क्वालिटेटिव चेंजेस, ये गुणात्मक परिवर्तनों को नहीं दर्शाता है, ये भी सही है। जो ग्रोथ है वो गुणात्मक परिवर्तनों को नहीं, वो मात्रात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप लोग, इसका आंसर होगा नॉट मेजरेबल, है ना। हमें बताना है नॉट, ठीक है, नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक है, अर्थात वृद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है, तो नॉट मेजरेबल नहीं है भाई। मेजरेबल अगर होता, सिर्फ मेजरेबल होता तो सही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉट लग गया तो ये गलत हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यही सही उत्तर हो गया, ठीक है, समझ गए। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी इज नोन एज, देखिए अभी पीछे ही बता के आया हूँ मैं,
ये सभी के सभी जो प्रश्न है ना, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसमें मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया है, बस इसको कंपाइल करने का काम किया है, जिसमें कड़ी मेहनत लगी है, ये तो आप कह सकते हैं। बहुत टाइम लगा है टाइप करने में इसको, है ना, और सेट करने में। तो आपका सहयोग अपेक्षित है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है सारे के सारे, कोई भी अलग से नहीं बनाया गया है क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर है, चाहे एनटीटी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे डीएसएसबी के एग्ज़ाम में, चाहे केवीएस के एग्ज़ाम में, चाहे सीटेट के एग्ज़ाम में, वहीं से इन क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो ये बहुत लाभदायक होने वाले हैं जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, अदर टेट हो, किसी भी स्टेट का, यूपी टेट, एस टेट, है ना, कहीं का भी टेट हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है ये, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। कह रहा है जो विकास का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत है, सेंटर टू पेरिफेरी, अर्थात केंद्र से बाह्य की ओर, उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है डिस्टोप्रोक्सिमल, दूसरा कह रहा है प्रोक्सिमोडिस्टल, तीसरा कह रहा है सेफेलोकोडल, चौथा कह रहा है कोडोसेफेलिक। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अभी इंग्लिश में ही पढ़ने चाहिए। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ तक मैंने सीखा है पढ़ के, क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं ये हिंदी में करने जाओगे तो बहुत समस्या आती है। कुछ कुछ वर्ड्स तो आपको साइकोलॉजी में इंग्लिश के सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है, और जो मुझे नहीं लगता इतने मुश्किल हैं वो, है ना। आप कोशिश करेंगे तो आप ईजिली सीख जाएंगे इसको, इतना ही वो नहीं है ना। चलिए, सेंटर टू पेरिफेरी, इसका सही उत्तर है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या है? प्रोक्सिमोडिस्टल। इसको मैं अच्छे से अभी पीछे एक्सप्लेन करके आया हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा। और सेफेलोकोडल भी अच्छे से बता के आया हूँ पीछे, आप पीछे स्किप कर पीछे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मैंने पीछे। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चेंजेस इन ए चाइल्ड दैट ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस इन फंक्शन और कैरेक्टर आर कॉल्ड। देखिए क्वालिटेटिव चेंजेस की बात कर रहा है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ साइड वर्ड होते हैं साइकोलॉजी में, वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, वो साइड वर्ड ध्यान देने पड़ेंगे तभी काम बनेगा। क्वालिटेटिव चेंजेस की बात कर रहा है, गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। किसकी विशेषता है? अगर मैं सरल शब्दों में इस क्वेश्चन को बोलूँ तो गुणात्मक परिवर्तन किसकी विशेषता है? पहला ग्रोथ अर्थात वृद्धि, दूसरा फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ये भी वृद्धि से ही संबंधित है कहीं ना कहीं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है, प्रकृति रूप में मात्रात्मक है। देखिए जहाँ हम क्वालिटी की बात करेंगे तो मात्रात्मक वर्ड तो वैसे ही हट जाना है ना। चौथा कह रहा है डेवलपमेंट अर्थात विकास। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका विकास ही सही उत्तर है। जब गुणात्मक परिवर्तन की बात करेंगे तो वहाँ हम विकास की बात करते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए आप, ठीक है। जैसे गुणात्मक परिवर्तन आएगा तो वहाँ विकास आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। कह रहा है इनमें से कौन से कारक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है आपका इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है हेरिडिटी अर्थात वंशानुक्रम, तीसरा ऑप्शन है सोशल नेचर अर्थात सामाजिक प्रवृत्ति, और चौथा ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबाव अर्थात उपरोक्त सभी। वृद्धि और विकास को क्या प्रभावित करते हैं भाई, बताइए। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। क्यों हो जाएगा? बुद्धि प्रभावित करती है हमारे वृद्धि और विकास को, ठीक है, हेरिडिटी वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है हमारे वृद्धि और विकास को, सोशल नेचर ये भी प्रभावित करता है, आंतरिक रूप से पीछे ही बता के आया हूँ मैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जस्ट 1 सेकेंड, ओके डन। For children in the age group of 2 to 8 years old, the pattern of development include motor, social, emotional, cognitive and। इसने बोला है 2 से 8 साल का के बालक हैं, जो इस एज ग्रुप के मध्य जो बालक हैं उनका जो विकास है उसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होता है। अगर सरल शब्दों में मैं बोलूँ, इसने एक दे दिया मोटर डेवलपमेंट अर्थात गामक कौशल, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो गामक विकास बोलते हैं इसको, गामक, ठीक है। और कह रहा है सोशल यानी सामाजिक,
इमोशनल यानी संवेगात्मक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, ठीक है। इसके साथ ही और क्या होना चाहिए, इसने बोला है 2 से 8 साल का बालक है, उसके विकास को ध्यान में रखा जा रहा है, मतलब चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड बोल सकते हैं हम इसको, अर्ली और मिडल थोड़ा पार्ट आ रहा है उसका, ठीक है। तो उसमें किस पे ज़्यादा फोकस रहता है, कौन से विकास पर, इन सब के साथ। पहला ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है आपका लैंग्वेज स्किल, दूसरा ऑप्शन है, हिंदी में बता देता हूँ, लैंग्वेज स्किल अर्थात भाषिक कौशल, दूसरा ऑप्शन है आपका कम्युनिकेशन स्किल अर्थात संप्रेषणात्मक कौशल, तीसरा है आपका राइटिंग स्किल अर्थात लेखकीय कौशल, चौथा है सोशल स्किल अर्थात सामाजिक कौशल। जी हाँ, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। अगर मैं FLN की बात करूँ, जो NEP T20 देखिए, T20 अभी IPL चल रहा है ना, तो T20 माइंड में है ना, जो NEP 2020 हमारा आया है उसमें FLN की बात की गई है ना। FLN अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। इसमें हम किस किस की बात करते हैं, जी हाँ, इसमें हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं, भाषिक कौशल की, लिटरेसी में है ना, भाषिक कौशल की बात करते हैं ना, बच्चा बोलना सीखे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो लैंग्वेज स्किल होगा, ठीक है, भाषिक कौशल, ठीक है। और बात रही जहाँ तक FLN की, इसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, जी हाँ, बेसिक मैथ सीख जाए बच्चा, है ना, बेसिक वो बोलना सीख जाए बच्चा, है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर जो बुनियादी कौशल होते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है ना। चलिए, आने वाली क्लासेस में और चर्चा करेंगे ऑफलाइन के बारे में, आगे चलेंगे। फिलहाल हम, अगला क्वेश्चन है आपका, अर्ली इमेजिनेटिव फियर्स डिसअपियर बाय द एज ऑफ। ये बेहतरीन प्रश्न है। जो शुरुआती कल्पनात्मक डर है वो ख़त्म हो जाता है कौन सी उम्र तक। पहला ऑप्शन है 14 ईयर्स अर्थात 14 साल, दूसरा ऑप्शन है 16 ईयर्स अर्थात 16 साल, तीसरा ऑप्शन है 12 ईयर्स अर्थात 12 साल, चौथा ऑप्शन है 10 ईयर्स अर्थात 10 साल। कौन सी उम्र तक, देखिए ऐसे प्रश्न तो DSSB ही बना सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है DSSB का ही क्वेश्चन होगा, है ना, जहाँ से उठाया गया है। जी हाँ, इसका सही उत्तर जो है वो होने वाला है आपका 12 ईयर्स, ठीक है, 12 साल। 12 साल की उम्र तक जो बालक का इमेजिनेटिव फियर है वो ख़त्म हो जाता है। क्लियर, सीधा इसको तो आप याद कर लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर है तो रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए लाए भी गए हैं, ठीक है, तो याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। आत्मविकास का लक्ष्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि का विकास, दूसरा है टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट अर्थात जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना, तीसरा है टू स्टे हेल्दी, ठीक है, स्वस्थ रहना, चौथा है फॉर क्वांटिटेटिव चेंजेस अर्थात मात्रात्मक परिवर्तनों के लिए। आत्मविकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जी हाँ, कई लोगों के सही उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव, है ना, हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ना। क्लियर है, ये नहीं कि ज़रूरत पड़ी दुनिया भर के पेड़ काट डाले, भाई एनवायरनमेंट को भी देख के चलो, उतने ही काटो जितने से उन पेड़ों को ज़्यादा फर्क ना पड़े, है ना। चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न आपका, जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इसलिए सेट कर लिया जाए पहले से। ओके, डन। इन विच एज डू द चिल्ड्रन डिस्प्ले ग्रोइंग इंटरेस्ट इन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रिटन लैंग्वेज एज ट्राइंग टू राइट देयर ओन नेम्स। देखो, सिंपल सी भाषा में अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये कहना चाह रहा है किस एज में, किस अवस्था में जो बालक है अपना नाम, ठीक है, शब्दों में लिखने की उसकी जो प्रेरणा है ना, उसमें उसकी रुचि जग जाती है, ठीक है, सरल शब्दों में, ठीक है, और कैपेबिलिटी बढ़ती है और उसकी रुचि जगने लगती है कि भाई मैं अपना नाम लिखूं, ठीक है, शब्दों में। पहला ऑप्शन है आपका 7 ईयर्स अर्थात 7 साल,
दूसरा ऑप्शन है आपका 8 ईयर्स अर्थात 8 साल। तीसरा ऑप्शन है 10 ईयर्स अर्थात 10 साल। चौथा ऑप्शन है 5 ईयर्स अर्थात 5 साल। क्या है सही उत्तर? लगा दो 10 साल, है ना? 10 साल नहीं है, 5 साल है इसका उत्तर। कितना है? 5 साल। 5 साल का बच्चा लगभग पहली क्लास में आ जाता है ना? अभी तो बात चल रही है कि भाई छठी में आकर के पहले आएंगे, है ना? काफ़ी स्टेजेस आ गए हैं एन में, 5+3+3+4 करके, है ना? फाउंडेशन भी आ गया, उसमें मिडिल भी आ गया, है ना? तो उस हिसाब से बांटे हुए हैं। तो 5 ईयर आप यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है? 5 ईयर में उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ऑन नेम्स को लेकर के वो जग जाता है, वो लिखने लगता है, लिखना चाहता है अपना नाम, ठीक है? तो 5 ईयर याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ देखिए फैक्चुअल डाटा है वो आपको याद ही करना पड़ेगा, और वो रिवीजन से होगा और वो प्रैक्टिस से ही होगा। क्लियर है? चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, पहले ही मैं बता दूं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना? कई लोग तो लगा चुके होंगे भाई 12 से 18, बिल्कुल गलत क्वेश्चन। देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO विच एज ग्रुप फॉल्स इनटू एडोलेसेंस, है ना? WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन से उम्र के समूह किस अवस्था में आते हैं? एडोलसेंस अर्थात किशोर अवस्था में आते हैं। ये आपका प्रश्न है, ठीक है? उत्तर है पहला ऑप्शन है आपका 10 to 19 ईयर्स अर्थात 10 से 19 साल। दूसरा है आपका 12 to 18 अर्थात 12 से 18 साल। तीसरा ऑप्शन है आपका 6 to 14 अर्थात 6 से 14 साल। चौथा ऑप्शन है आपका 13 to 19 अर्थात 13 से 19 साल। मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था की उम्र कहाँ से कहाँ तक मानी है? जी हाँ, 10 से 19 तक मानी है। याद रखिए, 10 साल के बच्चे को ही किशोर मान लेता है WHO, ठीक है? फैक्चुअल डाटा है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 10 to 19। ओके, चलिए, और मैं बात करूं WHO की, जब मैं करंट अफेयर की सीरीज़ करा रहा था आपको, ठीक है, अभी फरवरी मंथ की, तो वहाँ मैंने बताया था WHO का हेड कौन है? हेल्थ। H से मैंने हेल्थ बताया था, है ना? किसकी हेल्थ? डैडी की हेल्थ। किसकी हेल्थ? डैडी की हेल्थ। डैडी यानी टेड्रोस, टेड्रोस यानी टेड्रोस अदानम, ठीक है? टेड्रोस अदानम, ठीक है? ये इसके हेड है। हेड क्वार्टर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं। आगे चलेंगे, एक और बता दूँ, एक फैक्ट और बता देता हूँ आपको। देखिए, 6 से 14 साल, 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों की जो शिक्षा है वो फ्री की हुई है। RTE एक्ट आया था, कब आया था? जी हाँ, 4 अगस्त ईयर, वेरी गुड, याद है आप लोगों को, 2009। क्लियर? अप्लीकेबल कब हुआ था? जी हाँ, अरे वाह, ये भी याद है, 1 अप्रैल 2010। टू गुड, ठीक है जी। तो उसमें कहा गया था 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा जाएगी, कंपलसरी दी जाएगी, ठीक है? चलिए, छोटा सा फैक्ट था, बताना ज़रूरी समझा तो बता दिया, बाकी आप देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोट द चाइल्ड्स साइको सोशल वेलबींग, ठीक है? बालक के मनोसामाजिक, ठीक है, वेलबींग से आपका क्या आशय है? ये प्रश्न कहता है मनोसामाजिक, ठीक है? मनोसामाजिक में आप क्या क्या लेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद इन द कम्युनिटी एट हेल्थ, है ना? मतलब बालक का जो अंतक्रिया करता है समाज के साथ वो चीज़ है, ठीक है? और स्वास्थ्य एट हेल्थ क्लिनिक्स एट स्कूल्स, है ना? जो स्वास्थ्य संबंधित क्लिनिक है वो, और विद्यालय, ठीक है? जो बालक का इंटरेक्शन है कम्युनिटी के साथ है हेल्थ क्लिनिक में और स्कूल्स में, उसको आप मनोसामाजिक विकास में लेंगे, ठीक है? या फिर कीपिंग द चाइल्ड सेफ एंड फ्री फ्रॉम हार्म, प्रोवाइडिंग शेल्टर, प्रिवेंटिंग एंड अटेंडिंग इलनेस। ये बहुत ज़्यादा बोल दिया इसको तो, है ना? कीपिंग द चाइल्ड सेफ एंड फ्री फ्रॉम हार्म वो तो आप रख ही नहीं सकते, ठीक है? कोशिश कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं, क्योंकि देखिए आज तो कदम कदम पे खतरा है, ठीक है? और जब तक बालक का भी
आप पूरा सेफ एनवायरनमेंट दे देंगे, एक पिंजरे में तो बंद कर सकते नहीं है ना भाई। सोशल डेवलपमेंट भी तो करना है ना बच्चे का, तो सोसाइटी में तो छोड़ना पड़ेगा ना उसको, है ना। तो थोड़े से स्ट्रगल, थोड़े से कॉन्स एंड क्रॉन्स दोनों सब चीज़ें उसको दी जाएंगी एक्सपीरियंस, तभी तो उसको सीखेगा ना। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है आपका। तीसरा ऑप्शन क्या रहा है? प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी, सोशलाइजेशन, नर्चरिंग एंड गिविंग अफेक्शन। ये ठीक लग रहा है थोड़ा ऑप्शन, है ना। लास्ट ऑप्शन देखिए, इंट्रैक्शन, सिमुलेशन एंड प्ले। ठीक है, इसमें से देखिए डीएसएसबी, अगर मैं स्पेशली डीएसएसबी की बात करूं तो उसमें लगभग सारे ऑप्शन आपको पॉजिटिव दिखते हैं, जैसे यहाँ दिख रहे हैं कुछ कुछ आपको, है ना। तो आपको उसमें बेस्ट चूज़ करना होता है, जैसे कि यहाँ पर है ना। क्या चूज़ किया आपने? ऑफकोर्स तीसरा ही किया होगा आप लोगों ने, इमोशनल सिक्योरिटी। ठीक है, संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिकरण, ठीक है, एंड नर्चरिंग एंड गिविंग अफेक्शन। ठीक है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में डेवलपमेंट का क्या संप्रत्यय है, किसके आधार पर देखा जाता है? पहला ऑप्शन है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, दूसरा पहला ऑप्शन है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, दूसरा ऑप्शन है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ फेट। हिंदी में अगर बात की जाए तो स्थान का संप्रत्यय, दूसरा है आत्म का संप्रत्यय, तीसरा है समय का संप्रत्यय, चौथा है भार का संप्रत्यय। जी, आधे लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। इसका सही उत्तर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, अर्थात आत्म का संप्रत्यय। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोशल कॉम्पिटेंस ऑफ ए एडोलेसेंट। है ना, कहने का तात्पर्य यह है कि जो किशोर है, ठीक है, उसकी जो सामाजिक दक्षता है, ठीक है, दक्षता अर्थात कॉम्पिटेंस, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किस चीज़ से होती है? क्लियर? पहला ऑप्शन रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस, जो विभिन्न प्रकार की उसको परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है, ठीक है, उसका वो रिस्पॉन्स किस हिसाब से करता है उस पर होती है। दूसरा रीजनिंग इन क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम में कोई समस्या को सुलझा रहा है, उधर होती है। तीसरा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, अर्थात मनोरंजनात्मक जो क्रियाएं होती है उससे होंगी। चौथा कह रहा है रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं अर्थात माता पिता, ठीक है, उनके साथ जो संबंध है उससे होगी। ठीक है, किशोर की जो सामाजिक दक्षता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होगी? ठीक है, किसका सबसे, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा किशोर की दक्षता पर? जी हाँ, क्वेश्चन थोड़ा वैसा है टिपिकल, लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सोचेंगे आप। जी हाँ, सही उत्तर है आपका रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। ठीक है, एडोलसेंट का क्राइसिस जो है वो पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा होता है, अगर मैं बता दूँ, है ना, किशोर का। ठीक है, कई लोगों को पता भी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेलमैन, देखिए सेलमैन जो एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, सेलमैन के अनुसार सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव टेकिंग सेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ, देखिए इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव की। ठीक है, कितने स्टेजेस दिए? 5 स्टेजेस। ठीक है, उसमें से एक स्टेज का पूछ लिया इन्होंने, जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव है ये किस एज से किस एज तक इन्होंने मानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 7 से 12 साल, दूसरा है 14 से 18 साल, तीसरा है 3 से 9 साल, चौथा है 10 से 15 साल। कौन सी एज से कौन सी एज तक मानी है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है 7 से 12 साल, पहला ऑप्शन। ठीक है, 7 से 12 साल। कई लोगों के लिए ये नया टॉपिक है, ठीक है, मेरे लिए खुद था कुछ दिन पहले, ठीक है, खुद मेरे लिए भी ये नया ही टॉपिक था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा रीड आउट किया तो ओके हो गया ये टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, देखिए जो पाँचों के पाँचों स्टेजेस है ना, मैं आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेलमैन्स 5 स्टेज ऑफ पर्सपेक्टिव टेकिंग। ठीक है, सबसे पहला स्टेज 1 है ये। ठीक है, स्टेज 1 का नाम पूछ लिया जाएगा आपसे कि भाई जो सेलमैन है उनके पहले स्टेज का नाम बताओ, तो आपको नाम पता होना चाहिए, अनडिफ्रेंशिएटेड पर्सपेक्टिव टेकिंग। क्लियर? यह नाम दिख रहा है आपको पूरा पूरा। और एज क्या है? 3 से 6 साल। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है, जैसे कि अपना अभी ये वाला बना हुआ है। क्लियर है। अब इसका देखो यहाँ दे रखा है कि भाई ये होता किस लिए, मेन चीज़ इसमें होते क्या, जैसे पियाजे ने अपने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसको 4 स्टेजेस में बांटा हुआ है, ठीक है, वैसे ही इन्होंने बांटा हुआ है 5 स्टेजेस में, है ना। पहला डिस्क्रिप्शन क्या कह रहे हैं ये, पहले स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन रिकग्नाइज दैट द सेल्फ एंड अदर्स कैन हैव डिफरेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स बट दे फ्रिक्वेंटली कन्फ्यूज द टू, है ना। जो सेल्फ एंड अदर्स की जो फीलिंग है, ठीक है, डिफरेंट थॉट्स है, उसको रिकग्नाइज तो कर लेते हैं लेकिन उसमें कंफ्यूज रहते हैं वो, ठीक है। कौन सी स्टेज की क्वालिटी है, पहली। नाम क्या है, अनडिफरेंशिएटेड पर्सपेक्टिव टेकिंग। क्लियर, ये पहली है। अब दूसरी देखिए, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, ये देखिए स्टेज 2। स्टेज 2 क्या नाम है स्टेज 2 का, जी हाँ, सोशल इंफॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव टेकिंग, ये दूसरे स्टेज का नाम है। क्लियर, स्टेज 2 आपको दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ है। एज क्या है, 5 से 9, ठीक है। क्वालिटी क्या है इस स्टेज की, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में रिजल्ट बिकॉज पीपल हैव एक्सेस टू डिफरेंट इंफॉर्मेशन, है ना। क्लियर है। तीसरा देख लेते हैं अब, ठीक है, मैं तीनों आपको अब दिखा दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। देखिए तीसरा ही है, यहीं से आपका क्वेश्चन बना है, देखिए इसलिए मैं लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, लोग सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी का जो एरिया है बहुत ब्रॉड है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपके कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसके अभी ये सेट 1 है, तो हो सकता है 2, 3, 4, ठीक है, काफ़ी इसके बंचेस बने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ छूटें, मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपाइल करके आप लोगों तक उनको पहुँचा सकूँ, ठीक है। तो देखिए स्टेज तीसरा है, ये नाम क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव टेकिंग, यही हमारा क्वेश्चन है। एज पूछी थी, ये रहा 7 से 12। क्लियर है। क्या होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का, ठीक है। चलिए अगला स्टेज 4, हम सीधा नाम देखेंगे और एज देखेंगे। स्टेज 4 है ये, नाम क्या है, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव टेकिंग, एज क्या है 10 से 15, ठीक है, दिख रही है। क्लियर है। 5वीं स्टेज देख लेते हैं। 5वीं स्टेज का नाम क्या है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 5वीं स्टेज का नाम है आपका सोसाइटल पर्सपेक्टिव टेकिंग, एज क्या है 14 टू अडल्ट। क्लियर है। चलिए आशा समझ में आ गया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को पता चल गई होगी। क्लियर, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 to 12 ईयर्स, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव टेकिंग। क्लियर, सेलवन पता चल गया, इनके 5 स्टेजेस पता चल गए, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, एडोलेसेंट मीन टू गो टू मैच्योरिटी इन विच ऑफ दिस लैंग्वेज। सिंपल अगर मैं बोलूँ, जो आपका एडोलेसेंट वर्ड है ना वो कहाँ से आया है, ठीक है, वो बताना है आपको, ठीक है। एडोलेसेंस इसी वर्ड से बना है ना। ऑप्शन है आपके फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, इटालियन। क्या है सही उत्तर, एडोलेसेंट, ठीक है, जिसका मतलब है गो टू मैच्योरिटी। जी हाँ, ओके, जिसका सही उत्तर आपका लैटिन, ठीक है, ये लैटिन वर्ड है। क्लियर है, अर्थ क्या है, गो टू मैच्योरिटी, ठीक है। क्लियर, डेवलपमेंट का अर्थ भी हम मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस से लेते हैं, पीछे अभी क्वेश्चन हम पढ़ के आ रहे हैं, रिपीट नहीं करेंगे उसको, ठीक है। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, ठीक है, सीधा क्वेश्चन, कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि जो प्रिडिक्शन है हम नहीं कर सकते हैं, उसका सिद्धांत नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी एंड अनप्रिडिक्टिबिलिटी, मतलब कि प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और अंदाज़ा नहीं भी लगा सकते हैं, भाई दोनों चीज़ों एक साथ कैसे ले सकते हैं, है ना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, अंतर संबंधता का सिद्धांत। कौन सा है सही उत्तर देखिए अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो जो आपका प्रिडिक्टिबिलिटी है वो लेते हैं हम, ठीक है, सिर्फ प्रिडिक्टिबिलिटी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना विकास, कि भाई आज व्यक्ति यहाँ पर है तो अगर इस वृद्धि से इस स्पीड से बढ़ेगा उसका विकास तो आगे जाकर वो किस स्टेज पे पहुँचेगा, है ना, अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना। तो जो अनप्रिडिक्टिबिलिटी वाला ऑप्शन है तो ऐसे ही कट जाता है, और अनप्रिडिक्टिबिलिटी के चलते ही जो आपका अगला ऑप्शन है वो भी कट जाता है ना।
जब अनप्रेडिक्टेबिलिटी वर्ड आएगा ही नहीं सिद्धांत में तो दोनों कट जाएंगे। क्लियर। अब आपका ऑप्शन बचा नॉन ऑफ द अबाव या तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। कितने लोगों को पता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंधिता का सिद्धांत? कमेंट बॉक्स में अच्छे से एक्सप्लेन ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, वीडियो देख के बैठ जाते हैं बस। तो कमेंट आपके सदैव आमंत्रित हैं। कुछ डाउट हो, कुछ डाउट क्लियर करना हो या कोई सुझाव देना हो तो आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। अंतर संबंधता के सिद्धांत अर्थात ये कहना चाहता है जो आपके डेवलपमेंट के बहुत सारे डोमेन्स हैं ना, बहुत सारे आयाम हैं, जैसे संवेगात्मक आयाम, ठीक है, शारीरिक आयाम, ठीक है, सामाजिक आयाम, ये आयाम है ना, ये सभी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। उदाहरण बताऊँ आपको, अगर आपका शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपका सामाजिक विकास पे उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति बोलने में असहज महसूस कर रहा है, उसे बोलने में समस्या होती है, तो वो समाज में जाने से हो ना हो थोड़ा बहुत हिचकिचाता है, जिससे उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। हो गया अंतर संबंधिता का सिद्धांत, ठीक है। अर्थात एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र के विकास पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाल सकता है। क्लियर। सिंपल सा एक उदाहरण था छोटा सा बस, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल फोर्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आंतरिक कारक कौन से हैं वृद्धि और विकास के? पहला ऑप्शन है आपका फूड अर्थात भोजन, दूसरा है न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, तीसरा है इमोशनल फैक्टर्स अर्थात संवेगात्मक कारक, चौथा है सोशल इंटरेक्शन अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, आंतरिक कारक कौन सा है? इंटरनल फैक्टर बोला है भाई, ध्यान देना, इंटरनल फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। आंतरिक कारक फूड आपका बाह्य है, न्यूट्रिशन पोषण भी बाह्य है, सोशल के साथ इंटरेक्शन जब जैसे आ जाए सोशल इंटरेक्शन बाह्य है, ये भी बचा क्या आपके पास इमोशनल फैक्टर, ये आंतरिक है। कई लोग इसको ही बाह्य लगा देते हैं अगर ये ऑप्शन नहीं होते इजी वाले, है ना। तो इमोशनल भाई अंदर से आते हैं, इंटेलिजेंस भी अंदर से होती है, ठीक है, आंतरिक है, ये सब ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टीम इन एडोलसेंट, ठीक है, जो किशोर होते हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा जो तत्व है वो डायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, उनके आत्म के विकास को, ठीक है, कौन सा तत्व है? ऑप्शन से आपके इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस अर्थात जो आर्थिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी उतार होता है कभी चढ़ाव होता है ना, आर्थिक रूप से वो चीज़। दूसरा है होम एनवायरनमेंट अर्थात घर का वातावरण। तीसरा है पॉलिटिकल चेंजेस अर्थात राजनीतिक परिवर्तन, भाई क्या ऑप्शन दिया हुआ है, राजनीतिक परिवर्तन है ना। चौथा है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है, वातावरणीय जो कंडीशन है वो, है ना, एटमॉस्फेयर, है ना। तो कौन सा सही उत्तर है यहाँ पे? किशोरावस्था के आत्म को कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा? सेल्फ एस्टीम को। ओके, देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है होम एनवायरनमेंट। क्या होगा? होम एनवायरनमेंट अर्थात घर का वातावरण। देखिए जो एडोलसेंस होते हैं ना, मेनली घर से ही उनका ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, या तो माता पिता से चलेगा, भाई बहन से भी चल सकता है लेकिन इतना नहीं, लेकिन माता पिता से बहुत होता है। किशोर क्या होता है, आज़ादी चाहता है, ठीक है, स्टैनले हॉल ने ऐसा ही नहीं बोला उनको तूफान की अवस्था, ठीक है, किशोर चाहता है आज़ादी, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, जानना चाहता है दुनिया को, है ना। तो उसके अंतर्गत अंदर जो भी भाव है वो निकालना चाहता है ना, काफ़ी कुछ जानना चाहता है वो, तो काफ़ी जो है कन्फ्लिक्ट होता रहता है उसके माइंड में, है ना, वो बताएगा कम, ठीक है, लेकिन मन ही मन में काफ़ी कहानियाँ चल रही होती हैं किशोर के मन में, है ना। तो घर का वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा किशोर के आत्मविकास को, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द रीजन्स फॉर डिसीजन मेकिंग बीइंग अ चैलेंज फॉर एडोलसेंट इज बिकॉज दे आर, ठीक है, रीज़न क्या है डिसीजन मेकिंग के लिए? जी हाँ, जो किशोर होते हैं, ठीक है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, एक चैलेंज के रूप में उभरती है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है? पहला कह रहा है डोंट हैव इनफ नॉलेज, ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता इसलिए। दूसरा कह रहा है वेरी एरोगेंट, ठीक है, बहुत गुस्सैल भाव वाले होते हैं इसलिए।
तीसरा कह रहा है अनेबल टू टेक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस जो निर्देश होते हैं वो ले नहीं पाते ठीक से इसलिए। और चौथा कह रहा है आपका अनेबल टू आइडेंटिफाई प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, ठीक है, हर जो ऑल्टरनेटिव होता है वो, ठीक है, उसके अच्छे और बुरे जो प्रभाव होते हैं, ठीक है, उसको पहचानने में उसे समस्या होती है इसलिए। क्या है सही उत्तर? क्यों चैलेंज महसूस होता है एडोलसेंट को निर्णय लेने में? जी हाँ, इसका सही उत्तर है लास्ट वाला, आखिरी ऑप्शन सही है, अनेबल टू आइडेंटिफाई द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव, ठीक है, सही गलत की पहचान की जो उसकी क्षमता है वो बहुत क्षीण होती है इस समय में, है ना, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट में होता है, उसे खुद नहीं पता होता वो कर क्या रहा है मोस्टली केसेस में, है ना। चलिए नेक्स्ट, ग्रोथ स्पर्ट्स आर प्रोमिनेंट इन हैंड्स एंड लेग्स ऑफ अर्ली एडोलसेंस ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जो देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा मोस्ट वो मैं तुरंत बता दूंगा आपको, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत हुई हैं, हमसे खुद हुई हैं पीछे, ठीक है, लेकिन जो गलती हो जाए वो दोबारा ना हो, ठीक है, उसे लर्निंग बोलेंगे हम, है ना। तो ये ध्यान रखिए, ग्रोथ जो है ना अचानक से बढ़ रही है, स्पर्ट्स यानी तेज़ गति से वृद्धि करना, है ना, स्पर्ट्स यानी तेज़ गति से वृद्धि करना, हाथों में वृद्धि हो रही है, पैरों की वृद्धि हो रही है, होता नहीं है, कई लोग एकदम से लंबे हो जाते हैं, आपने एडोलसेंस में देखा होगा, ठीक है, अर्ली एडोलसेंस में, है ना। तो ये किस कारण होती है? पहला ऑप्शन रिवर्स सेफेलोकोडल, दूसरा है सेफेलो, तीसरा है सेफेलोकोडल, चौथा है प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं ये बोलूँगा, जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी यही बोलूँगा कि इन वर्ड्स को आप इंग्लिश में ही पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? जी हाँ, इसका उत्तर होगा पहला रिवर्स्ड सेफेलोकोडल, ठीक है, रिवर्स सेफेलोकोडल, ये सही उत्तर होगा। सेफेलोकोडल तो पता है आपको, सर से पैर की ओर अर्थात टॉप टू बॉटम, ठीक है, अगर उसी को आप रिवर्स कर देंगे तो आपका आ जाए ग्रोथ स्पर्ट्स होगी भाई, ठीक है, तीव्र गति से ग्रोथ होगा, कब? अर्ली एडोलसेंस में, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, विकास के बारे में अर्थात डेवलपमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत बताना है आपको, कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन, ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, ठीक है, विकास की जो हर अवस्था है, चाहे वो शिशुअवस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, ठीक है, हर वह अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं, अपना व्यवहार है, पहला ऑप्शन ये है, बिल्कुल ठीक है, होता है, हर अवस्था का अपना व्यवहार अपनी विशेषता है, बिल्कुल है। अगला कह रहा है डेवलपमेंट इज़ नॉट एडिड बाय स्टिमुलेशन, ठीक है, डेवलपमेंट जो है, विकास जो है वो स्टिमुलेशन नहीं प्रदान करता है, नॉट एडिड बाय स्टिमुलेशन, है ना, स्टिमुलेशन नहीं प्रदान करता इसी टाइप से। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ हजार्ड्स, ठीक है, हर विकास की जो अवस्थाएं हैं उसके अपने नुकसान भी हैं, बिल्कुल है, ठीक है, फ़ायदे हैं नुकसान है। अगला कह रहा है डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, जो विकास है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से अफेक्ट होता है यानी प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है, ये भी होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, संस्कृति बदलेगी, विकास में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा आपका? नेगेटिव मुझे एक ही लगा यहाँ, ये वाला ऑप्शन, डेवलपमेंट इज़ नॉट एडिड बाय स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टिमुलेशन के द्वारा भी एडिड होगा ये, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा भाई, 33rd कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और हम गलती कराते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसमें से अर्ली चाइल्डहुड की कौन सी विशेषता नहीं है बताना है। पहला है क्वेश्चनिंग एज, दूसरा प्री गैंग एज, तीसरा है प्ले एज, चौथा इमिटेटिव एज। नॉट याद रखना भाई, गलती मत कर जाना, नोट वर्ड को हमेशा याद रखना, भूलना नहीं, नोट लग जाएगी आया यहाँ पे, जी हाँ, ओके। देखिए क्वेश्चनिंग होती है अर्ली चाइल्डहुड में, बच्चा क्वेश्चन करता है ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, बहुत क्वेश्चनिंग होती है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, प्री गैंग एज भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इमिटेटिव एज भी बोलते हैं, बच्चा इस समय नकल बहुत करता है, लेकिन ये प्ले एज है, ये गलत है, प्ले एज नहीं बोलते, ठीक है, हम टॉय एज बोलते हैं,
टॉय एज ज़रूर बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, लेकिन प्ले एज नहीं बोलते, ये ध्यान रखना। प्ले एज इज़ अ रॉन्ग वर्ड यूज, अगर टॉय एज होता तो सही हो जाता। क्लियर है? तो यहाँ पे प्ले एज सही उत्तर हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो कौन सी विशेषता नहीं है अर्ली चाइल्डहुड की? प्ले एज नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाय जेनेटिक मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड। देखिए ये तो आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, के अध्ययन के जो मेथड है उसकी बात कर रहा है ये। तो किस हिसाब से कर सकते हैं हम मानव विकास के अध्ययन को? पहला ऑप्शन है वर्टिकली रूप में, दूसरा हॉरिजेंटल रूप में, तीसरा बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, चौथा है लॉन्गिट्यूडनल ओनली। क्या उत्तर है? देखिए इसका है बोथ। वर्टिकल रूप में भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल रूप में भी हम कर सकते हैं। जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है ना, उसी हिसाब से हम विकास का अध्ययन भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रूप में भी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड, ये बेहतर क्वेश्चन है। चलिए, वेट लिफ्टर्स, ठीक है, जो वेट लिफ्टर होते हैं, ठीक है, जो वज़न उठाते हैं, है ना, आर जनरली रिक्वायर्स टू मेक मोर मसल एंड बॉडी मास, है ना, उनको ज़रूरत होती है भाई ज़्यादा से ज़्यादा मसल डेवलपमेंट किया जाए और बॉडी मास बनाया जाए, है ना। फॉर दिस पर्पस दे नीड टेक ए डाइट विच इज़ रिच इन, ठीक है, इसके लिए उनको ज़रूरत होती है ऐसी डाइट लेने की जिसमें कि क्या अधिक मात्रा में हो, ठीक है। पहला है फैट अर्थात वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, चौथा है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कौन से भोजनों का, कौन से भोज्य पदार्थों का उनको सेवन करना चाहिए, ठीक है, जिसमें कौन सा तत्व अधिक मात्रा में हो? क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है प्रोटीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से आपका मसल और बॉडी मास में डेवलपमेंट होती है, ठीक है, अच्छे रूप में डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स बिगन टू डेवलप। जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है और ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो किस स्टेज में डेवलप होता है? आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन आया आपका, जो फ्रॉइड है ना, सिगमंड फ्रॉइड है, उनकी थ्योरी से आया है, ठीक है। ओरल, अनाल, फैलिक, लेटेंसी, आ रहा है कुछ याद? लेटेंसी, है ना, जेनिटल, याद आ रहा है? ठीक है, उसी थ्योरी से आया है ये। क्लियर है? सबने पढ़ी हुई है, सबको पता है। तो किस में कब डेवलप होती है, कौन सी स्टेज में? ये सीधा क्वेश्चन पूछा, इलेक्ट्रा एंड ओडिपस। एडोलसेंस, इन्फेंसी, अडल्टहुड, चाइल्डहुड। जी हाँ, ठीक है, चाइल्डहुड में होती है डेवलप, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होती है गर्ल्स के मन में, ठीक है, गर्ल्स के मन में होती है, और किसके प्रति होती है? अपने फादर के प्रति होती है। ये मैं बता दूँ, ये भी क्वेश्चन बनता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किसके मन में होता है? ये बॉयज़ के मन में होगा, डेवलप होता है बॉयज़ के अंदर। किसके प्रति होती है? किसके प्रति होता है? मदर के प्रति। क्लियर है? सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड शोज मैक्सिमम अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स, ठीक है। इनमें से किस अवस्था में, बाल विकास के किस अवस्था में जो बालक है विपरीत लिंग के प्रति अत्यधिक आकर्षित होता है? कौन सी अवस्था में? पहला है एडोलसेंस, किशोरावस्था, दूसरा अडल्टहुड, प्रौढ़ावस्था, तीसरा अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, और चौथा इन्फेंसी अर्थात शिशुअवस्था। क्या सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका एडोलसेंस, ठीक है। और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी यही होता है, जो परिवार में होता है ना कॉन्फ्लिक्ट, उसका कारण कहीं ना कहीं यही होता है। सभी अवगत है इस तथ्य से, है ना, अधिक बताने की ज़रूरत नहीं इसमें। तो चलिए अगला है प्रोक्सिमा। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, प्रोक्सिमा नहीं होगा, प्रोक्सिमो होगा, ठीक है, ओ कर लीजिएगा इसको। प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट मीन्स, ये मैं पीछे से एक्सप्लेन करके आया हूँ अभी। सीधा ऑप्शन देखेंगे हम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, फ्रॉम हेड टू टो। क्या होगा आंसर? जी हाँ, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, है ना।
या फिर सेंटर टू पेरिफेरी भी बोल सकते हैं इसको, सेंटर टू पेरिफेरी। क्लियर? या तो इनवर्ड टू आउटवर्ड। क्लियर? अच्छे से एक्सप्लेन किया है पीछे अभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग अकर्स व्हेन देयर इज ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन अ ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। देखिए मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये आप लोगों को बतानी किसकी है। पहला है ग्रोथ, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा क्वांटिटेटिव चेंजेस, चौथा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये डेफिनेशन है। मैं बता दूं, जस्ट 1 सेकेंड। ये डेफिनेशन जो है ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये डेफिनेशन दी है आपके हरलोक ने। ठीक है, जो कोर्स कर चुके हैं डाइट बीएड जेबीटी उनको पता होगा हरलोक कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने ये किसकी डेफिनेशन दी है? जी हाँ, डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, ये विकास की डेफिनेशन है। क्लियर है? याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? नॉट, ठीक है, कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है बताना है। पहला बोल रहा है सीक्वेंशली। ठीक है, यानी जो सीक्वेंस से होता है, सीक्वेंस से चलता है। पहले मान लीजिए शैशवावस्था है, ठीक है, फिर बाल्यावस्था है ना, ये तो होता है ना। फिर आपकी आएगी किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, सीक्वेंशली तो होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया सीधा सीधा ऑप्शन। इसने बोला है कि नॉट है, कौन सा सिद्धांत नहीं है। दूसरा कह रहा है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष, ये भी होता है। अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप पीछे वीडियो जाके देखिए। ठीक है, तीसरा कह रहा है रिवर्सिबिलिटी, ये इस पर मुझे डाउट है। फिलहाल अगला देख लेते हैं, कंटिन्यूटी। जी हाँ बिल्कुल, आपके जन्म से लेकर के, जन्म से बोलूँ या तो मैं बोलूँ गर्भावस्था से लेकर के, ठीक है, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत, ठीक है, मृत्यु पर्यंत आपका विकास चलेगा। ठीक है, क्लियर? प्रीनेटल स्टेज से लेकर के आपकी डेथ तक, टिल डेथ आपका विकास चलेगा। तो कंटिन्यूटी तो बिल्कुल है, चलता रहता है निरंतर। वृद्धि एक पल के लिए रुक जाएगी कहीं, लेकिन विकास नहीं रुकता। क्लियर? विकास चलता रहता है, और विकास के सिद्धांत की बात हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा बचा? एक ही ऑप्शन बचा, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक, रिवर्सिबिलिटी क्या कहना चाह रहा है? एक बात बताओ, अगर एक बार आपने, जनरल एग्जांपल लेता हूँ, बाल्यावस्था, आपका चाइल्डहुड जा चुका है। ठीक है, चाइल्डहुड जा चुका है आपका, क्या आप वापस से चाइल्डहुड में जा सकते हो? मेमोरी में जाने की बात नहीं कर रहा, मेमोरी में तो कोई सब चले जाएंगे। क्या फिजिकली रूप में जा सकते हो? नहीं जा सकते, है ना। वापस से छोटे तो नहीं हो जाओगे ना। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मत करने लग जाना आप, मूवीज़ में जो हो जाते हैं। भाई प्रैक्टिकल बात करो। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सिद्धांत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट डिनोट द वर्ड ग्रोथ? ठीक है, इनमें से कौन सा जो शब्द है वो मुख्य रूप से वृद्धि को दर्शाता है? ये प्रश्न है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है एडुकेट न्यूट्रिशन इंटेक। ठीक है, अच्छी मात्रा में पोषण जो है लेना। ठीक है, न्यूट्रिशन लेना। ठीक है, पोषण स्तर को प्राप्त करना। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में वृद्धि। तीसरा कह रहा है क्वालिटेटिव चेंजेस, याद रखना क्वालिटेटिव बोला है, क्वांटिटेटिव नहीं बोला है। क्या बोला है? क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये तो पहले ऑप्शन कट गया, ये विकास का होता है। लास्ट कह रहा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल, अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, फिजियोलॉजिकल का सीधा सीधा संबंध ग्रोथ से है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल का सीधा सीधा संबंध ग्रोथ से है, वृद्धि से ही है। क्लियर? एक आपका फिजियोलॉजिकल, एक ग्रोथ, एक आपका क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक है, ये 2-3 वर्ड्स हैं, ये आप ग्रोथ से याद कर लीजिए, फिजियोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव, ठीक है, ग्रोथ, ये सब एक ही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बेहतरीन प्रश्न एक और, चिल्ड्रन कैन नॉट सिट फॉर वन एक्टिविटी फॉर मोर देन डैश मिनट्स, है ना, अर्थात एक बालक जो है एक गतिविधि के लिए
कितने समय से अधिक नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, यानी कितने से कितने समय तक बैठ पाता है बस एक एक्टिविटी के लिए। पहला ऑप्शन है आपका 2 से 5 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 5 से 10 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 10 से 15 मिनट, चौथा ऑप्शन है आपका 15 से 20 मिनट। क्या सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही, 10 से 15 मिनट। ठीक है, एक बालक जो है 10 से 15 मिनट की एक्टिविटी करेगा, उसके बाद वो नहीं बैठेगा, वो उछल कूद करने लग जाएगा और आप चिल्लाते रह जाओगे बच्चे बैठ जा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि एक्टिविटी को अपना छोटा कीजिए, खासकर जो प्राइमरी के बच्चे हैं। ठीक है, 3rd क्लास के बच्चे, 2nd क्लास के बच्चे वो नहीं बैठते हैं, शोर मचाने लग जाएंगे। एक सीट से दूसरे की सीट पे जा कर के बैठ जाएगा दूसरा बच्चा, है ना, आप चिल्लाते रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, whose work has made a significant contribution to our understanding of the development of measurement concept in child। ठीक है, अगर सरल शब्दों में बोलूँ कि किसके कार्य ने या किस मनोवैज्ञानिक के कार्य ने, ठीक है, जो मात्रात्मक परिवर्तनों अर्थात मात्रात्मक विकास या मात्रात्मक संप्रत्य है, ठीक है, बालक के विकास में जो योगदान देते हैं, उसके बारे में किसने अधिक कार्य किया है या किसने हमें अधिक फ़ायदा पहुंचाया है उस कार्य को करके, सीधा प्रश्न। ठीक है, स्कीनर, पियाजे, बेंड्यूरा, एरिक्सन। मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन चाइल्ड, याद आ रहा है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है आपका पियाजे। कुछ लोग कहेंगे कैसे? आपको स्टेजेस याद होंगी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल, ये चीज़ आपको पता ही होंगी। ठीक है, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बता दूं। चलिए, 0 से 2 साल, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, क्लियर। इसके अंतर्गत जो प्री ऑपरेशनल है ना आपका, ठीक है, इसके अंतर्गत जो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, उसकी चर्चा की है पियाजे ने। अगर आपको याद होगा, ग्लास वाला, अगर मैं एग्जांपल दूं, एक बर्तन वाला, ठीक है, मान लीजिए एक ग्लास है, सॉरी अजीब गरीब गिलास बन गया, ठीक है, मान लीजिए एक गिलास है, इसमें थोड़ा पानी है, ठीक है, या मान लीजिए दूध है, दूध पसंद है बच्चों को तो दूध डाल देते हैं, ठीक है, मिल्क है इतना, क्लियर। अब इतना ही मिल्क इस वाले बर्तन में है जो कि छोटा है या कटोरी टाइप है, इतना ही मिल्क है जितना इस ग्लास में, दोनों में इक्वल है। ठीक है, अगर आप बालक को बोलेंगे ना इसमें से कौन सा चूज़ करें या किस में ज़्यादा है, तो वो इसको बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये लंबा है साइज़ में, उसको ये नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, ये छोटा है लेकिन इसमें भी इतना ही है। ठीक है, गहराई, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना मात्रात्मक परिवर्तनों को लेकर के, स्टार्टिंग में यही होता है कि जो लंबा बर्तन दिख रहा है, बड़ा बर्तन दिख रहा है, उसी में से जाता है तो वो उसी को उठाएगा, क्लियर। लेकिन अगली स्टेज में जैसे ही वो कंक्रीट ऑपरेशन में आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल में आएगा ना ये, तो उसमें ये चीज़ उसका ख़त्म हो जाता है, वो समझ जाता है भाई दोनों में बराबर ही है, कोई सा भी ले लो, क्लियर है। चलिए, छोटी सी चीज़ थी, बताना ज़रूरी समझा इसलिए मैंने बताया। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स इन द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज 2 वर्ड्स। ठीक है, ये तो पूरा पूरा एनईपी से संबंधित लग रहा है, सीधा सीधा, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है जो अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है, प्रारंभिक जो बाल विकास है, उससे संबंधित करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात पाठ्यचर्या में जो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किससे संबंधित रखे जाने चाहिए हमें। ठीक है, जो विकासात्मक उद्देश्य है वो किससे संबंधित रखे जाने चाहिए हमें। ठीक है, किससे संबंधित? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से संबंधित, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, सोशल डेवलपमेंट अर्थात सामाजिक विकास से संबंधित, ऑल ऑफ द अबाव अर्थात सभी से संबंधित, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल, इन तीनों से संबंधित रखने जाने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, जिनका उत्तर है ऑल ऑफ द अबाव उनका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबाव सही उत्तर है इसका, तीनों रखे जाने चाहिए। ठीक है, अभी कहा भी जा रहा है जो फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है, जो फाउंडेशनल स्टेज है एनईपी के अंतर्गत, उसमें इन तीनों पर ही ज़्यादा गौर किया गया है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, आप एनईपी जाके पढ़िए, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड इन इट्स इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सीज ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, जब बालक अपने विकास के प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वो वस्तुओं को किस रूप में देखता है, ये सीधा सरल प्रश्न है आपका।
पहला ऑप्शन है लार्ज अर्थात बड़े रूप में, दूसरा है ऑल ऑफ द अबाव यानी सभी रूपों में, दूसरा है स्मॉल यानी छोटे रूपों में, ठीक है। अगला ऑप्शन है आपका एवरीथिंग दैट इज़ विजिबल, जो उसको दिखाई दे रहा, जो विजिबल है मतलब जिसको देखा जा सकता है वो सब देखता है वो, ठीक है। क्या उत्तर है इसका? जी हाँ, इसका उत्तर है लार्ज, ठीक है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में बच्चा हर चीज़ को बड़ा रूप में देखता है। किस रूप में देखता है? लार्ज रूप में। क्लियर है? इजी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगेन, विच ऑफ द विच ऑफ दीज टर्म्स स्पेसिफिकली मीन्स आफ्टर बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ अर्थात बच्चे का जन्म हो चुका है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद की अवस्था को क्या बोलेंगे? पेरीनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल, एंटीनेटल, क्या बोलेंगे? भाई पीछे में बता के भी आया हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो वो मत लगा देना भाई। आफ्टर बर्थ बोला, ये ध्यान रखना, आफ्टर बर्थ, ठीक है। ड्यूरिंग बर्थ नहीं, आफ्टर बर्थ, या बिफोर बर्थ भी नहीं। चलिए मैं कुछ चीज़ बता दूँ तब तक आपको, आप सोचिए। जो प्रीनेटल होता है वो होती है गर्भावस्था की अवस्था, जिसमें जो बालक है वो माता के गर्भ में रहता है। क्लियर है? यहाँ पर आपका पूछा है आफ्टर बर्थ, बालक का जन्म हो चुका है, ठीक है, उसके बाद की अवस्था को उसको क्या बोलेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोस्टनेटल। क्लियर है? इजी सा है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो बार याद हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट, एक सेकेंड, ओके। प्रीनेटल पोस्टनेटल हो गया, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज करेक्ट? पूछा है बालक के वृद्धि और विकास से संबंधित कौन सा तथ्य यहाँ पर सही है, ठीक है। सही बताना है कौन सा तथ्य सही है। पहला कह रहा है डेवलपमेंट स्टॉप्स इन एडोलेसेंस, जो आपकी किशोरावस्था है उस समय आपका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है यानी रुक जाता है। दूसरा ऑप्शन है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, जो बालक का विकास है वो बालक के जन्म के बाद चालू होता है, ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। तीसरा कह रहा है रैपिड चेंजेस ऑकर्स इन ओल्ड एज, ठीक है, अर्थात वृद्धावस्था में, ठीक है, ओल्ड एज वृद्धावस्था में जो विकास से संबंधित चेंजेस है, परिवर्तन है, वो बड़ी तेज गति से होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहे हैं सारे ऑप्शन, सरल शब्दों में बता रहे हैं। अगला ऑप्शन है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनेटल, जो विकास है वो प्रीनेटल स्टेज से चालू हो जाता है, प्रीनेटल अर्थात गर्भावस्था से। क्या है सही उत्तर? हमें बताना है वृद्धि और विकास से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है, अर्थात सच है, अर्थात ट्रू है। क्या सही उत्तर? जी हाँ, आखिरी सही है बिल्कुल, और सारे गलत हैं, ठीक है। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनेटल बिल्कुल सही है, अभी पीछे भी बता के आ रहा हूँ मैं, ठीक है। डेवलपमेंट स्टॉप्स इन एडोलेसेंस बिल्कुल गलत तथ्य है। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर बर्थ बिल्कुल गलत, आफ्टर बर्थ तो पोस्टनेटल हो जाएगा, जबकि विकास जो है प्रीनेटल में हो जाता है। क्लियर है? और यहाँ पे तो अलग ही ऑप्शन बोल रहा था, कह रहा था भाई रैपिड चेंज होगा कब? ओल्ड एज में, बिल्कुल गलत, रैपिड चेंज आपका इन्फेंसी में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्ड, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, अर्थात संज्ञानात्मक आयाम से संबंधित है, कौन सा है? पहला ऑप्शन फिजिकल ग्रोथ अर्थात शारीरिक वृद्धि, दूसरा है मेंटल स्किल्स, ठीक है, अर्थात मानसिक कौशल, तीसरा है आपका ग्रोथ इन फीलिंग और इमोशनल एरियाज, ठीक है, अर्थात इमोशनल एरियाज यानी जो संवेगात्मक क्षेत्र हैं, ठीक है, उनकी वृद्धि। चौथा ऑप्शन है मैनुअल और फिजिकल स्किल्स, ठीक है, शारीरिक कौशलों में वृद्धि, इस टाइप से है। कौन सा है उत्तर? देखिए संज्ञानात्मक की बात हो रही है, कॉग्निटिव की बात हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सही। जिन्होंने मेंटल स्किल्स लगाया बिल्कुल सही उत्तर लगाया है। कॉग्निटिव का अर्थ ही मानसिक से है, याद रखिएगा, कॉग्निटिव का अर्थ ही मानसिक विकास से है, ध्यान रखिएगा। दो तीन वर्ड बता दूँ मैं इसके, कॉग्निटिव का अर्थ आपका मानसिक विकास से है, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है अच्छी बात है, ठीक है, मानसिक विकास। और मेंटल स्किल भी मानसिक विकास से संबंधित है। अगर आ जाता है कॉग्निटिव स्किल तो वो भी इससे संबंधित है। क्लियर है? मानसिक विकास। आगे चलेंगे, पहले इसको मेंटल डेवलपमेंट बोलते थे,
ठीक है। तो मेंटल वर्ड आपको भी पता है किस संदर्भ में यूज़ होता है, इसलिए मेंटल को हटा करके हम कॉग्निटिव वर्ड लाए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, चाइल्ड रियरिंग मीन्स, चाइल्ड रियरिंग का मतलब क्या होता है, सरल शब्दों में सीधा पूछा इसने। जी हाँ, पहला ऑप्शन है एडोलसेंस अर्थात किशोरावस्था, दूसरा है पेरेंटिंग, पता है आपको, बच्चों को पालना पालन पोषण करना, ठीक है। तीसरा है आपका टीचिंग अर्थात शिक्षण, चौथा है आपका अडल्टहुड अर्थात प्रौढ़ अवस्था। क्या सही उत्तर? ओके ठीक है, जिन्होंने उत्तर लगाया है पेरेंटिंग वो बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड रियरिंग का अर्थ होता है पेरेंटिंग, बच्चों का पालन पोषण करना, चाइल्ड रियरिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है, ये 50वां क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, व्हाट इज द प्री अरेंज्ड स्किल कॉल्ड इन गार्डनिंग when children use a shovel and pick up small seeds of a plant for planting। ठीक है, देखो बच्चे ना गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों को देखभाल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, या बीज डाल रहे हैं, ठीक है, खुदाई करके बीज वगैरह डाल रहे हैं, ठीक। तो स्मॉल सीड्स का यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है, स्मॉल सीड्स को उठा रहे हैं, ठीक है, प्लांट फॉर प्लांटिंग है ना, लगाने के लिए। तो उसमें कौन सी स्किल का यूज़ कर रहे हैं वो? पहला इंटेलेक्चुअल स्किल अर्थात बौद्धिक कौशल, दूसरा ग्रॉस मोटर स्किल अर्थात गामक कौशल कौन से वाले? ग्रॉस वाले, ठीक है। तीसरा है अरिथमेटिक स्किल, चौथा है फाइन मोटर स्किल। देखिए गामक कौशल 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइन एक ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस हो गया जैसा मैं पीछे बता के आ रहा हूँ आप लोगों को, ग्रॉस क्या होता है? जब आप पूरे हाथ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या पूरे पैर का यूज़ कर रहे हैं। फाइन क्या होगा? जब हाथ की उंगलियों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेन लिखना, राइटिंग किसका एग्जांपल है आपका? फाइन मोटर स्किल का, ठीक है। वहीं पे आप वॉक कर रहे हैं, वो किसका एग्जांपल है? ग्रॉस मोटर स्किल का, ठीक है। लॉन्ग मसल यूज़ हो रही हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है, पैर पूरा यूज़ हो रहा है ना। तो जहाँ पे फाइन मोटर स्किल होगा, ठीक है, वहाँ पे सूक्ष्म जो कार्य होंगे वो उंगलियों से होंगे, ठीक है, पैरों की उंगलियों से भी हो सकते हैं या हाथों की उंगलियों से हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे क्या कर रहे हैं? सीड डाल रहे हैं, ठीक है, प्लांटिंग के लिए। तो वो कौन सी स्किल का यूज़ कर रहे हैं? ऑफ कोर्स फाइन मोटर स्किल है ना, उंगलियों का यूज़ करके डालेंगे ना वो। तो यहाँ पर फाइन मोटर स्किल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियोस के साथ बने रहें, आगे और भी निरंतर ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अभी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमने स्टार्ट किया है, आगे और भी सेट्स इसके आएंगे, ठीक है, और फर्दर टॉपिक्स भी आएंगे, ठीक है। बस इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो समय लग रहा है इसके लिए, ठीक है। बाकी धीरे धीरे करके सभी सीरीज़ इस पर चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।